अस्सलाम वालेकुम। बस एक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब हूँ आपके साथ सैफान खान। आज शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना की एक स्पीच हुई, वफाकी बजट के हवाले से कुछ अहम इक़दाम अनाउंस किए, कुछ इसके अलावा while call will be taxed at rupees 0.75 if last above 5 मिनट, यानी 5 मिनट से ऊपर ये कॉल के ऊपर 75 पैसे का टैक्स। इसके अलावा जो ऑटो इंसेंटिव्स थे इस बजट में 850 सीसी की गाड़ी के तक के, उसको बढ़ाकर 1000 सीसी तक कर दिया गया। और एक और अहम चीज़ जो टैक्स ऑन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स था और जो इसको 17% तक लिखे गए थे उसको वापस 10% पर कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स रिड्यूस फ्रॉम 35% टू 20%। टैक्स ऑन फूड आइटम्स, और बड़ी तनकीद थी हुकूमत के ऊपर टैक्स ऑन फूड आइटम्स के हवाले से, दीज हैव बीन रिवर्स्ड, वापस ले लिए गए। तो आज बड़ी अहम स्पीच शौकत तरीन साहब की हमने सुनी है इस हवाले से। लेकिन ये हमारा सवाल नहीं है। आज हम जो बात करेंगे वो इस बजट के अंदर जो हुकूमत की तरफ से रेवेन्यू साइड पे ओवर स्टेटमेंट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर साइड पे अंडर स्टेटमेंट्स हैं, हम उन तमाम चीज़ों को हकाइक के साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बेनकाब करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ तो हुकूमती माशी अहदाफ हैं, बजट के नंबर्स हैं, एस्टिमेट्स हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और एक्सटर्नल साइड पर भी, और दूसरी तरफ असल हकाइक हैं। क्या हुकूमत बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ को बढ़ाकर पेश कर रही है, एक्सपेंडिचर्स को बहुत कम करके पेश कर रही है? और स्टार्ट, क्योंकि मैंने आज के इक़दाम का ऐलान कर ही दिया है जो आज अनाउंस हुए हैं, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ बहुत मोहतरम शख्सियत जनाब हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, इस प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए सर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिनको आपने अपने कॉलम में भी लिखा, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, जैसे क्रूड ऑयल का एक टैक्स था 17% वाला, RLNG टैक्स जो 17% बढ़ा, देयर इज अ टैक्सेशन ऑन शुगर ऑन द रिटेल प्राइस, इसको आपने लिखा भी अपने कॉलम में कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है। आज के इक़दामात के बाद क्या हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव हुए ये टैक्सेस, थोड़ा टिल्ट आया स्ट्रैटेजी में, या दे आर स्टिल रिग्रेसिव टैक्सेस इन दिस बजट? पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने लोगों के जो एहसासात थे उनको देखते हुए तब्दीलियां लाई हैं। मगर दो तीन चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनकी बड़ी अहमियत है। सबसे अहम जो है वो पॉलिसी जो पेट्रोलियम लेवी पे है वो सबसे ज्यादा परेशान कुन है, और उसके नतीजे में अफराते ज़र में नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है। तो ख्याल ये था कि हुकूमत कोई रद्द बदल अपनी पॉलिसी में तब्दीली करके पेट्रोलियम लेवी को 4-5 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए ले जाना, और तकरीबन फौरन करना पड़ेगा अगर आप 10 अरब का टारगेट हासिल करना चाहते हैं। मगर उसमें हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई, और इसलिए अभी भी कुछ परेशानी की है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके में तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ एक और मुझे जो थोड़ी सी परेशानी रही है कि पता नहीं क्यों हुकूमत ने जब पहले बजट स्पीच आई थी तो उसमें यह कहा गया था कि चीनी पे रिटेल प्राइस पर टैक्स 17% लगाया जाए। सर इस वक्त चीनी की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, उसके ऊपर और टैक्स लादी करना ना बना सकता। मगर मैं सुनता रहा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच, मुझे तो ये बात सुनने में नहीं आई कि उन्होंने चीनी पर जो टैक्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेके चले गए हैं और रिटेल प्राइस कम कर दिया है। तो कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिन पर गौर करना ना समझे। सही। अच्छा, ये जो आपने लिखा भी था कि द टारगेटेड ग्रोथ रेट इन सेल्स टैक्स इज एज हाई एज 30% व्हाइल इट इज एट 20% इन सम केस ऑफ इनकम टैक्स। तो सर ये जो हम बार बार बहस होती है इस मुल्क में वो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव रिजीम ऑफ टैक्सेस की होती है, तो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अ 30% ग्रोथ इन सेल्स टैक्स, यानी हमारी जो ज्यादा प्रोजेक्शन ऑफ रेवेन्यूज हैं आर रिग्रेसिव इन नेचर, एंड आफ्टर टुडेज अनाउंसमेंट आल्सो हम इसी साइड पर हैं। ये रेशो में कुछ फर्क पड़ा होगा 30-22 के, या इट विल बी सेम? तकरीबन मेरा अंदाजा है कि जो सेल्स टैक्स में जो बड़ी चीजें हैं जिसमें इजाफा किया गया है, सबसे पहले तो क्रूड ऑयल
यानी कि तेल, उस पर जो जीरो रेटेड था उस पर पूरा 17% लगाया गया। LNG पर 12% से 17% उसे उठा के ले गया। ये बड़े बड़े मेजर्स हैं, तो उसके बारे में तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो चूंकि ये इनपुट्स हैं, ये आगे चलकर आपको यही रेवेन्यू वापस करना पड़ता है वैल्यू एडेड टैक्स के निजाम में। तो नेट रेवेन्यूज में कोई खास इजाफा नहीं होता, मगर सिर्फ ये है कि वक्त बदल जाता है, आपको रेवेन्यू कुछ पहले मिल जाती है। तो ये जरा नामुनासिब सा है, जबकि खास तौर पे तेल पर आपको पेट्रोलियम लेवी भी लगाना है। बाहर की कीमतें आसमान तक पहुंच रही हैं, तेल की $75 तक पहुंच गई हैं और आपके रुपए की कदर में थोड़ा सी कमी भी आ रही है। तो 3-4 चीजें एक वक्त पर हो जाए तेल की कीमत पर असर, तो खुदा न खास्ता इससे अफराद-ए-ज़र में बहुत इजाफा हो सकता है, महंगाई और बढ़ सकती है। अच्छा ऑफिसर साहब, दो बातें और हैं जैसे रेवेन्यू साइड के ऊपर की, हम पहले रेवेन्यू को हम बात कर रहे हैं। एक तो एक टैक्स एनवायरनमेंट में शिफ्ट है, जिसका आज भी उन्होंने कई बार जिक्र किया कि हम सेल्फ असेसमेंट स्कीम की रिस्टोरेशन या जो इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करने जा रहे हैं। इसका आउटकम क्या होगा और आउटकम किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पहले आप इस पर बताएं, फिर उसके बाद एक और रेवेन्यू स्ट्रैटेजी पर हम बात करना चाह रहे हैं अबाउट दिस। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत ने बड़ा मुनासिब लिया है ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम पे वापस जाना, एक जिसे कहते हैं ना कि हमें अपने टैक्स पेयर पर एतबार करना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। और ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम की खूबसूरती ये है कि एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है इसमें, और दूसरी तरफ एक और निज़ाम जिसका शायद उन्होंने डिटेल में जिक्र नहीं किया, मगर मुझे यकीन है कि ये हो रहा है, कि जिसे कहते हैं कि रिस्क बेस्ड ऑडिट। हमें ये पता होता है कि किस तरह के लोग ज्यादा होते हैं एवेडर्स, जो टैक्स कम देते हैं। तो जब आपको अपने टैक्स पेयर का सेल्फ असेसमेंट फॉर्म मिल जाए और आपको पता हो कि वो किस तरह का है, या सैलरी में बहुत कम इवेजन होती है, तो उस बेसिस पर आप अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी मुनासिब बना सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि 5% तक वो ऑडिट करेंगे, और उनको ही ऑडिट करेंगे जो ज्यादा वल्नरेबल हैं इस लिहाज से कि वो इवेट कर। बहुत मुनासिब स्ट्रैटेजी है, और इससे हमारे टैक्स पेयर्स में कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और दूसरी बात जो है रेवेन्यू स्ट्रैटेजी, वो रिटेलर्स के ऊपर जो पॉइंट ऑफ सेल वाला मामला है, रिटेलर्स टैक्स और सेल्स टैक्स के हवाले से जो रेवेन्यू मेजर्स हैं, तकरीबन 5 लाख पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स का टारगेट है। आप क्या समझते हैं सर, ये कितना अचीवेबल है? एंड आप नंबर अगर कोट कर सकें कि कितना आपको लगता है 10%, 20% दैट द गवर्नमेंट विल अचीव, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये होता है इस तरफ पेशरफ। तो ये दरअसल एक बहुत मुश्किल स्टेप है, और बहुत मर्तबा हुकूमतों ने कोशिश की है रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट मिलाने की। पिछले मर्तबा भी जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर से पीपल्स पार्टी के दौर में एक कोशिश की गई थी, और वही बनी थी वजह कि IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया था उस वक्त, इसकी वजह से कि रिटेल सेल्स पर हम टैक्स लगाने में कामयाब नहीं हुए। ये बहुत मुश्किल मूव है, और 5 लाख का टारगेट तो अल्लाह करे कि हासिल कभी ना तो कभी हो जाए, मगर इस वक्त कुछ हजार पॉइंट ऑफ सेल्स के आप लगा दें, और बड़े दुकानों पर लगाएं, सुपरमार्केट्स पे लगाएं, और शहरों में लगाएं, तो हो सकता है कि आप अगर 20-25 हजार भी लगा लें तो रेवेन्यूज में कुछ इजाफा थोड़ा बहुत होगा, मगर ये बहुत मुश्किल स्टेप है, और इसकी वजह से आप ये खुदा न खास्ता ना हो कि मार्केटों में कोई चहल पहल और स्ट्राइक का रुझान ना पैदा हो जाए। तो इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट भी आएगा यकीनी तौर पे, और ये आप मतलब अगर 50,000 भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, अगर हुकूमत कर ले 5 लाख में से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से करें कि जो मुनासिब मार्केट्स हैं, जो अमीर लोगों के मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, इस तरह के छोटे छोटे मार्केट्स में, छोटे शहरों वगैरह में इतना आप वक्त न करें तो मुनासिब है।
सही। अच्छा हफीज़ साहब, मैं आपको एक चीज़ सुनाना, आज IMF के हवाले से शौकत तरीन साहब ने वजाहत में बात भी की, बातें वही थी तकरीबन कि किस तरह हम नाज़रीन को भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह इंटर एक्सचेंज रेट पर IMF ने शराइत करवाई थी। फिर बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे बजट के हवाले से हफीज़ साहब से हम पूछेंगे, लेकिन पहले शौकत तरीन साहब ने आज IMF की कंडीशनैलिटीज़ के हवाले से जो बात की थी स्पीच में, लेट्स हियर दिस, क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी और फ्रंट लोड कर दी कि हम पैसे ही नहीं देंगे जब तक आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे। उसमें क्या थी, 2-4 कंडीशन जो मैं आपको समझा सकूं। पहले यह है कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है उन्होंने 13.25% कर दिया। दूसरा, एक्सचेंज रेट को वो एक किस्म से 159 पे लेके चले गए, 69 पे, 169। तीसरा, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ, गैस के टैरिफ। ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए की कि वो जो डिमांड है इकॉनमी से निकालना चाहते थे, वो इंपोर्ट्स के ऊपर से प्रेशर खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन इसका एक और जो साइड इफेक्ट हुआ, और वो ये हुआ कि जो आपकी ग्रोथ है वो नीचे जाना शुरू हो गई, और 2018-19 के बीच में ये ग्रोथ जो है वो तकरीबन 2% के करीब आ गई। अब ये तो हमें समझा दिया शौकत तरीन साहब ने कि IMF ने हमसे क्या करवाया। अब सवाल मेरा आपसे ये हफीज़ भाई साहब कि जो आपने एक सवाल अपने कॉलम में भी रेज़ किया है कि आई कोट द वर्ड्स, आपने लिखा है कि जो आपके लफ्ज़ हैं, हेंस इन द एंड द क्वेश्चन रिमेन्स विल वी बी एबल टू स्ट्राइक आवर ओन कोर्स एंड मैनेज विदाउट द IMF। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा जो फील गुड बोनांजा है, हाउ विल इट बी फाइनेंस्ड, दिस इज द क्वेश्चन। भाई साहब, तो ये सवाल जो इसका जवाब आज की स्पीच में मिला हमें? मेरा नहीं ख्याल है कि हमें जवाब मिल रहा है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत से मुनासिब मराद दिए हैं और रिस्पॉन्स किया है लोगों के जो खदशात थे और परेशानियां थी, उनको मुकम्मल करने की कोशिश की है। मगर उसका नतीजा ये होता है कि रेवेन्यूज में कमी आ जाती है, और आपका टारगेट जो 5,830 अरब के करीब था, वो पहले ही बहुत मुश्किल था। और मुश्किल से अगर आप इकोनॉमी में तेजी आ जाए तो अल्लाह के फजल से हम शायद 5,400 तक पहुंच जाएंगे। अब आपने कोई 50-60 अरब और कम कर दिए हैं, तो नतीजा ये है कि 500 अरब तक की कमी आ सकती है आपके रेवेन्यूज में, शॉर्टफॉल। तो दूसरी तरफ आप देखिए, पेट्रोलियम लेवी में अगर आपने पहली तारीख को जुलाई के 25 से 30 रुपए नहीं किया, पेट्रोलियम लेवी को 4 या 5 रुपए से बढ़ाकर, तो पूरे साल में आपको 610 अरब नहीं मिलेंगे। वहां भी शॉर्टफॉल कोई 200-300 का हो सकता है। तो साल के आगाज से पहले आपका जो रेवेन्यू टारगेट है, उसमें शॉर्टफॉल अभी से कोई 700 अरब मौजूद है। ये बड़ी परेशानी की बात है, और IMF इसी चीज पे गौर करेगा और कहेगा कि भाई आपके रेवेन्यूज जो हैं वो 24% से बढ़ने चाहिए थे। खुदा न खास्ता अगर उससे कुछ कम बढ़ते रहे पहले 2-3 महीने में अगले साल के, तो प्रेशर पड़ेगा कि सितंबर के महीने में आप मिनी बजट लाएं और टैक्सेस में इजाफा करें। ये नामुनासिब होगा, इसलिए कि जो तेज रफ्तारी आ रही थी हमारे इकोनॉमी में, वो कहीं रुक न जाए। ये एक फॉलो आउट और भी है हफीज़ भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। हफीज़ भाई साहब साथ मौजूद हैं कि इसको फाइनेंस अगर हम IMF था, तो ये जो डेफिसिट है, एक तो कितना एस्टिमेट है कि डेफिसिट हमारा जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगा, और इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने जो एक ख्वाबों का पहाड़ बना तो दिया है, इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे? इस ब्रेक के बाद सारे अहम सवालात इस बजट के हवाले से अहम नुकात बेनकाब कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन हम बड़ा तफसीलन हमें जो बताया जा रहा है, जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं इस बजट में रेवेन्यू साइड, हम बेसिकली फिस्कल साइड पे अभी बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त हफीज़ भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, फिस्कल साइड पर डेफिसिट आपकी पड़ी थी, कॉलम में आपने लिखा है कि सब्सटेंशियली हायर 2.4%,
ऑफ द जीडीपी, यानी जो implies that the budget level 4%, अगर क्वांटिटी बनेगा ट्रिलियंस, और ये फाइनेंस स्टेट बैंक करेगा, और अगर स्टेट बैंक करेगा तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, और फिर जो डिस्काउंट बढ़ेगा फिर ग्रोथ रुक जाएगी। क्या फिर हम उसी साइकिल में दोबारा जाने वाले हैं? और नहीं बात, ये बहुत अहम सवाल है जी, और माशाल्लाह आपने काफी रिसर्च किया है। और बात यह है आप अपने प्रोग्राम 40% किया है, जो बहुत बड़ा है कि अगर बेरोजगारी कम करना चाहते हैं और कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं कि तेज रफ्तारी और बढ़े, अगर ये है कि जब आप अपने अहदाफ और आप सारा रुपए तनख्वाहों के और पेंशन के लिए भी रखा है, तो ये इजाफा खर्चा है इस साल जाता है। और उसके बरक्स अभी आपसे जो बात हुई थी, खुदा न खास्ता हमारे तकरीबन 800 आ सकती है। खर्चों में जो इजाफा है वो आप देखेंगे तो सूद की वापसी है उसका टारगेट कम रखा गया है, और दूसरी तरफ जो हमारा डिफेंस का खर्चा है उसमें 6% इजाफा ऐसे वक्त पर जब हालात से ज्यादा रीजन में। और अब आप देखें कि टेररिज्म के एक्ट्स जो हैं लाहौर जैसे शहर में भी हो रहे, लिहाजा बजट में खतरा ये है। रेवेन्यूज तो मैंने आपसे कहा कि कमी हो सकती है 800 अरब की, खर्चों में भी कुछ इजाफा हो सकता है। साल भर में जो आपका फेडरल गवर्नमेंट ने 3,990 तकरीबन वो बढ़कर 5,000 तक जा सकता है, और अगर ये 5,000 अरब तक चलेगा और आपका IMF से एग्रीमेंट ना हो, चूंकि आपने बजट में यह है कि हमें IMF 496 अरब बजट सपोर्ट में पैसे देगा, बजट सपोर्ट में आएगा। तो अगर वो पैसा भी नहीं आता है और बाहर से पैसे आने की रफ्तार कुछ कम हो जाती है, तो आपको 4,000 अरब के लगभग बोरो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम से। स्टेट बैंक से तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते जब तक आप IMF प्रोग्राम में हैं, तो OMOs के थ्रू होगा। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि इसके दो नताइज हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। एक तो ये कि जो क्रेडिट है उस क्राउडिंग आउट उसकी हो जाती है, जब सारा पैसा जो डिपॉजिट्स में है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लग जाता है, तो बहुत कम पैसा बचता है प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देने के लिए। जबकि खास तौर पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि छोटे छोटे कर्जे लाखों में दिए जाएं, उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो असर आता है उसका, आप इतना बोरोइंग का पैसा लेकर इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में मनी सप्लाई में बहुत इजाफा होता है और बहुत पैसा कम चीजों के पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से डिमांड साइड पे भी अफरात-ए-ज़र का खतरा पैदा हो जाता है। तो दोनों तरफ से खतरे मौजूद हैं। एक तो ये कि तेल की कीमत बढ़ रही है, बाहर से कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं। और तीसरी तरफ सेल्स टैक्स आपने कुछ आइटम पे बढ़ाया है। और चौथी तरफ अगर ये पैसों का जो सप्लाई है वो बढ़ जाए, मनी सप्लाई, तो खतरा काफी मौजूद है। मुझे इससे कहना पड़ता है कि अफरात-ए-ज़र में कमी के बजाय नुमाया तौर पर इजाफा होने का खतरा मौजूद है। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस चेंज हो सकता है, और फिर ये नहीं जो ट्रिगर इकोनॉमी को चाहिए, इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब उनकी फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट, और फिर हम वहीं पे जा सकते हैं, वहीं घूम के साइकिल। खुदा न करे कि हम वहां जाएं, इसलिए नीयत यकी हमारी हुकूमत की चाहते हैं, मगर सोच समझ के करें और ये कोशिश करें कि जो बैलेंस है खर्चों में
और रेवेन्यू में उसको पूरी तरह से ना खो दें और उसे कायम रखने की कोशिश करें। डेफिसिट को किसी तरह से संभाल के रखें, इसलिए कि अभी आप देखिए हमारे कर्जों का बोझ जो है वो 80% से ऊपर जा चुका है, पब्लिक डेट का हमारे का। और अगर इस तरह से आपका खसारा बढ़ता जाएगा तो ये बहुत तेजी से और आगे जाने का खतरा है और हम कर्जों की जाल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। और भाई साहब, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स की बात ही करते हुए पहले, फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक तो आपकी डेवलपमेंट साइड पे जो एक्सपेंडिचर है, ग्रोथ के लिए एक इंजन है पीएसडीपी, जो इसकी बुनियाद पर ही कहा जा रहा है ना कि हम 900 अरब का पीएसडीपी रख रहे हैं तो आगे इतनी ग्रोथ होने जा रही है। ये भी ओवर एस्टिमेटेड है, एंड बाय हाउ मच? क्योंकि 650 अरब में से भी हमने यूटिलाइज इस साल तो बहुत कम किया है। तो बेस्ड ऑन 900 बिलियन ये कितनी ओवर स्टेटेड है कि हम खुश हो बहुत कि हमने कर दिया है? ये क्या ओवर स्टेटेड है? कितने अरब से ओवर स्टेटेड है? देखिए, हुआ ये है पहले 9 महीने में हमारे जो फेडरल हुकूमत है उन्होंने तकरीबन 266 अरब कुल खर्च किए थे अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका टारगेट जो था वो 650 अरब था। तो ये जरा नामुमकिन सी बात लगती है कि आखिरी 3 महीने में आप 360 अरब के करीब खर्च कर पाए हैं। ऐसा होगा नहीं। हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी इतनी ताकतवर नहीं है कि हम इतनी तेजी से खर्चा कर लें। और आजकल लोग जरा बहुत संभल के भी काम कर रहे हैं, अफसर जो हैं, वजूहत तो आपको पता है जी। तो मेरा नहीं ख्याल है ये 630 अरब इस साल हो पाए, मुश्किल से 550 अरब के लगभग हुआ होगा। और शायद थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए दिखाया गया ताकि इजाफा कुछ ज्यादा ना लगे कि 900 अगर 650 के करीब से बढ़ता है तो इतना ज्यादा नहीं लगता अगर 500 550 से बनाया जाए। दूसरी तरफ एक और बड़ी परेशानी की बात यह है कि पंजाब की हुकूमत इस साल उन्होंने खर्च बहुत कम किया है डेवलपमेंट पर, और अब उन्होंने उसको तकरीबन 2 गुना के लेवल तक लेकर चले गए हैं। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या प्रोविंशियल हुकूमतें जो हैं वो 1235 का जो टारगेट है अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम का, क्या वो भी खर्च कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं। और उसके अलावा जो उनका प्रोविंशियल सरप्लस का टारगेट है अराउंड 570 बिलियन रुपीस का, वो कितना ओवर एस्टिमेटेड टारगेट है? अब सिंध तो ऑलरेडी खसारे का बजट दे चुका है, तो आपको लगता है ये इज इट अचीवेबल, या ये भी इन्होंने खाम ख्याली में रख दिया है? दिस इज एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट इन्होंने रख दिया है, जो टारगेट सेट कर दिया है। देखिए, अभी तक जो 4 बजट आए हैं, चारों बजट्स माशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आ चुके हैं जी। और उनके हालात जब आप देखते हैं तो सिर्फ एक हुकूमत है जो वाज़े तौर पर आप सरप्लस कह रही है कि वो देंगे, और वो 125 अरब का है जो पंजाब कह रहा है। बाकी तकरीबन सब खसारे में है। तो मुश्किल से आपको 50 या 100 अरब मिल सकते हैं सरप्लस में, और वो भी उस वक्त होगा जबकि रेवेन्यू का ट्रांसफर का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। तो ये 570 अरब तो गैर मुमकिन सी बात हो चुकी है। ये भी ओवर एस्टिमेटेड। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो हम गर्दिशी कर्जों पर और एक्सटर्नल साइड पर भी गुफ्तगू, बजट के अहम नुकात हैं नाज़रीन, और इनके हवाले से अहम फैक्ट्स को हम बेनकाब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, ताकि आप भी रोशनास हो सकें नाज़रीन के आखिरकार हुकूमत क्या कह रही है और असल हक़ाइक़ हैं क्या। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन बजट के हवाले से उसकी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स जो भी साइड है एस्टिमेट्स हुकूमत के, उनको हम असल हक़ाइक़ के साथ बेनकाब कर रहे हैं आपके सामने। नाउ सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे का पहाड़ जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। आज शौकत तरीन साहब ने पावर सेक्टर के बारे में जो कहा था, लेट्स हियर दिस, के क्या कहा था, फिर कुछ सवाल उठा इस मुतालिक, लेट्स हियर दिस। पावर सेक्टर, आपको मालूम है पावर सेक्टर में हमारे मेजर इश्यूज है, और वो इश्यूज इसलिए हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि हमने जो कैपेसिटी बढ़ा दी है, ओवर बिल्ड कर दी है, और इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में जो हमें 900 अरब रुपए की एडिशनल पैसे देने पड़ रहे हैं जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है, क्योंकि उसके 2 तरीके हैं।
एक तरीका यह है कि हम सर्कुलर डेट ले जाएं और अपनी बजट में से निकाल के पैसे दे दें। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी। तो इसलिए इसको करने के लिए बड़े आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से कर रहे हैं। और अगर मेरा सवाल किया गया था कि ये सर्कुलर डेट कैसे होगा, ये अगले साल में हमारा ये सर्कुलर डेट जहां है उससे कम होगा, उससे कम होगा। कुछ कमी तो आई भी सर्कुलर डेट में, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स में एस्टिमेट किया है, क्या ये अंडर बजटेड है? क्योंकि जो सब्सिडी है 330 अरब की है, और जो पोस्ट बजट स्टेटमेंट है, हफीज साहब आपने भी अपने कॉलम में लिखा है, द पावर डिवीजन दैट इज इट इज अंडर स्टेटेड बाय रुपीज 170 बिलियन रुपीज, 170 अरब रुपए से अंडर स्टेटेड है। तो सर इसके बाद क्या भाई साहब, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम बिजली टैरिफ भी नहीं बढ़ाएंगे और ये 170 अरब से अंडर स्टेटेड भी है, रिफॉर्म्स करेंगे, हम रिफॉर्म से पूरा कर लेंगे 170 बिलियन, यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट करके, ये लाइन लॉसेस कम करके, थेफ्ट कम करके, या वील हैव टू इंक्रीज द पावर टैरिफ ऑल्सो, या फिर हम सर्कुलर डेट में ये इवेंचुअली 170 अरब जो है ये भी एक्सपेंडिचर ही होगा हमारा, फिर क्या होगा भाई साहब? पहली दफा इस हुकूमत ने बजट से पैसे एलोकेट किए हैं सर्कुलर डेट को कम करने के, और ये इसलिए किया गया है कि हुकूमत नहीं चाहती कि जो बोझ है वो अवाम पर पड़े, तो ये मुनासिब स्ट्रैटेजी है। और इससे पहले एक मरतबा 2012-13 में हुआ था, जब नई हुकूमत आ रही थी, तो उस वक्त उन्होंने तकरीबन 360 रिटायर किया था या वापस किया था सर्कुलर डेट। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तरीका है, ये मैं समझता हूं कि मुनासिब जरूर है, मगर साथ साथ आपको और बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो अग्रीमेंट्स आपने पुराने IPPs वगैरह के साथ किए थे, क्या उनमें आप तब्दीली लाने में कामयाब हो गए हैं या नहीं? उस अगर हुए हैं तो उसमें कितनी सेविंग है? दूसरी तरफ क्या मेरिट ऑर्डर जो है प्लांट्स का वो पूरी तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इस वक्त क्योंकि LNG की कमी होने वाली है, खुदा ना खास्ता कहीं हम फिर से फर्नेस ऑयल की तरफ ना चले जाएं और उससे खर्चा बहुत बढ़ेगा। तीसरा सवाल ये है कि लॉसेस जो आपके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। एक बड़ी मुनासिब चीज हुकूमत ने की है इस साल कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पैसों में नुमायां तौर पर इजाफा किया है, और इसको प्रायोरिटी बेसिस पर वो अपने सिस्टम में लगाएं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। ये प्रोसेस पहले होना चाहिए था, मगर उस वक्त रुझान सिर्फ बिजली पैदा करने पे था, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं था। तो ये प्रायोरिटी इनकी मुनासिब है। और आखिरी बात इस सिलसिले में ये है कि मेरा ख्याल ये है कि जो आपने नेपरा को, जो रेगुलेटरी हमारा इदारा है जिसको ये लॉ के तहत अथॉरिटी मिल गई है कि वो 10% सरचार्ज लगा सकता है, तो ये बात आप मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लें कि शायद 10% सरचार्ज लग जाएगा। सही। और दूसरी बात सर, एक्सटर्नल साइड के ऊपर, क्योंकि हमने फिस्कल की तो बात की, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं, डाउन साइड रिस्क क्या नज़र आते हैं आपको? और इसकी जो फाइनेंसिंग है, जैसे फिस्कल साइड पे हमने बात की IMF है, और हमें शायद स्टेट बैंक की सपोर्ट या फिर थ्रू OMOs या कमर्शियल बैंक बोरोइंग, जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। एक्सटर्नल साइड की फाइनेंसिंग और प्रोजेक्शंस क्या हैं अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेंसी ऑल्सो, जो प्रेशर नज़र आता है आगे आपको? क्या ये बहुत अहम सवाल है, खास तौर पर इसलिए अहम है कि हमें ये भी देखना है कि अगर हमें IMF से हटना है या एग्रीमेंट आगे नहीं हो पाता, तो हमारे पास जिसे कहते हैं कि गुजारिश मेरी ये है कि मुनासिब ये होगा कि अभी से हम एक अल्टरनेटिव होम ग्रोन स्ट्रेटजी के बारे में सोचना शुरू कर दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना पड़ेगा, मगर आप तैयार रहें। अब मसला ये है कि आपका डेट जो है, गवर्नमेंट का डेट तो तकरीबन $80 अरब तक पहुंच चुका है,
उनका पूरा जो कर्जा है वो 120 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो आपका जो कर्जों की वापसी का जो सिलसिला है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल पहले ये 4 अरब डॉलर था, इस साल ये 8 है और अगले साल 11 से 12 भी हो सकता है अरब डॉलर के आपको डेट रीपेमेंट करना पड़े अगर आपको कोई रोल ओवर नहीं मिलता है। अलबत्ता एक छोटी सी अच्छी खबर यह है कि हमें शायद ऑयल की कुछ डिफर्ड फैसिलिटी मिल जाए 1.5 अरब डॉलर की, मगर वो पूरे ऑयल की इंपोर्ट का एक छोटा हिस्सा है। तो इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि नेट जो पैसा आता है बाहर से वो कम होता जा रहा है और डेट रीपेमेंट में अगले साल 46% इजाफा है। तो इसलिए परेशानी इस बात की है और IMF ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था ये कह के कि हम जो आपको डॉलर में पैसा देंगे वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सपोर्ट में नहीं होगा, वो स्टेट बैंक में नहीं रखा जाएगा। आप चाहें तो उसको बजट सपोर्ट में इस्तेमाल कर लें। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती बजट की फाइनेंसिंग की और डॉलर में जो पैसा आता वो डॉलर में ही रहता। मगर अब वो चीज भी कोई गारंटी नहीं है। वो काफी बड़ा अमाउंट था 496 अरब रुपए का, तकरीबन आप देखिए 3.1 अरब डॉलर। तो इस वक्त जो बाहर की जो फाइनेंसिंग पोजीशन है वो इसलिए भी परेशान कुन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसकी वजह ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो अल्लाह के फजल से, और इसमें हुकूमत की बड़ी कामयाबी है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में चले गया और साल एंड होने तक तकरीबन 0 पे रहेगा। अगले साल क्योंकि तेल की कीमत बढ़ रही है, बाकी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और अगर माशी हालात में कुछ बेहतरी आती है तो इंपोर्ट में इजाफा हो सकता है, तो खतरा ये इसका मौजूद है कि आपका अगले साल का करंट अकाउंट का खसारा 4 से 5 अरब डॉलर तक जा सकता है। और उसके ऊपर अगर आपको ये कर्जों की वापसी में इतना इजाफा नजर आएगा तो फिर यकीनन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बाहर के रिजर्व्स वगैरह के लिहाज से खुदा न खास्ता कुछ कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं हफीज साहब जो आपने बताए और ये यकीनी तौर पे जो डाउन साइड रिस्क है एक्सटर्नल साइड पे, फिस्कल साइड पे, हम उम्मीद, क्योंकि जिस तरह भाई साहब लास्ट कमेंट आप करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है और जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत बरक्स है इसके जो हमें हकायक दिखाए जा रहे हैं और असल जो हकायक हैं वो क्या हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बजट, आप खुद भी रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्यों ज़रूरी होता है कि इस तरह गवर्नमेंट टू समिट अब आप कहें कि हुकूमत को देना पड़ता है, कि अब अपने वोट बैंकों को सेटिस्फाई करने के लिए देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है? झूठ ही है अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ों में। देखिए वजह ये भी होती है कि मुश्किल से पाकिस्तान वापस तरक्की के रफ्तार की तरफ में इजाफा दे रहा है, अल्लाह का शुक्र, और उस मोमेंटम को कायम रखना है। इसलिए हुकूमत की कोशिश ये है कि कॉन्फिडेंस हमारे प्राइवेट सेक्टर में उसमें इजाफा बढ़े। अब देखिए ना, इस साल रिकवरी के बावजूद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है और इस चीज पर ज्यादा लोगों ने बात नहीं की। 2% कमी आई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, तो इसको बढ़ाना है और इस तरह से एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। तो आप चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल पैदा हो कि जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़े, बाहर से भी पैसा आए, हमारे लोग भी पैसा लगाएं, तो ये तो मुनासिब है। मगर आप अपने पास एक जिसे कहते हैं ना बैकअप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसलिए कि मैंने देखा है जिंदगी में 30-40 बजट देखे हैं कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप ओवर टारगेटिंग कर लेते हैं रेवेन्यूज की और अंडर टारगेटिंग कर देते हैं खर्चों की, और गैप इतनी बढ़ जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है बाद में कंट्रोल करना और उसके नतीजे में अफातिज़र का खतरा बहुत पैदा होता है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जी हफीज़ साहब, वक्त ख़त्म पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज हम किया और इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करी और नाज़रीन को हक़ाइक़ से आगाह किया कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। टाइम ख़त्म होता है, यहीं पर आपके सामने फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर जो एड्रेस आ रहे हैं हमारे फॉर योर फीडबैक जो हमें मौसूल होता है। आज हमने असल हक़ाइक़ बजट के हवाले से बेनकाब किए हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।